जय हिंद दोस्तों। शिक्षा एक उद्देश्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी, ग्रामर और पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो रीट 2025 के एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, है ना। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा है कि प्रताप को प्रताप उच्चारण करना कौन से प्रकार के अशुद्ध उच्चारण का भेद है ना। यहाँ पर देखिए प्रताप को क्या पढ़ा जाता है, जैसे बहुत सारे बच्चे देखे होंगे आपने प्रताप पढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो ये क्या है, स्वरागम है, स्वरालाप है, आकार इकाई भ्रम है या फिर आगम है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वरागम। स्वरागम को हम स्वर भक्ति भी बोलते हैं, जहाँ पर किसी शब्द को कह सकते हैं बढ़ा चढ़ाकर क्या किया जाए, उसको बोला जाए या डिफाइन किया जाए, है ना, थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्वरागम। ध्यान रखिएगा कई कई ऑप्शन में आपको स्वरागम की जगह स्वर भक्ति भी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, स्वर भक्ति, ठीक है कि नहीं। आप ध्यान रखिएगा स्वर भक्ति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वरागम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा। अब बात की जा रही है यहाँ पर प्राथमिक स्तर की। व्याकरण का उपयोग यहाँ पर मुख्य तत्व होगा, शब्द भंडार में अभिवृद्धि, साहित्यिक समझ या फिर उच्चारण की स्पष्टता। अब देखिए एक बात समझिए जरा, बात की जा रही है प्राथमिक स्तर की, तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर व्याकरण का सीधे सीधे बच्चे उपयोग करने लगेंगे। क्या ये सही है? तो भाई ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। साहित्यिक समझ यानी छोटे बच्चे जो है ना, क्या उनको सीधे सीधे साहित्यिक समझ हो जाती है, या फिर साहित्यिक समझ जो है ना उनके लिए मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यानी मुख्य तत्व है, तो ये भी गलत है। उच्चारण की स्पष्टता या फिर अब शब्द भंडार अभिवृद्धि, तो इसमें देखिए अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए शब्द भंडार अभिवृद्धि। यानी जितना वो शब्दों से ज़्यादा परिचित होंगे, समझेंगे, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनकी मेमोरी में वो जो सारे शब्द कलेक्ट होंगे, इकट्ठे होंगे, और वही सारी चीज़ें उसकी भाषा के पकड़ को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे कि प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व क्या होगा, शब्द भंडार में अभिवृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लिपि है, वर्ड है, शब्द है या फिर वाक्य है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका हो जाएगा वर्ड, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, हम वर्ड कहते हैं। वर्ड कह सकते हैं, ध्वनि कह सकते हैं, और ध्वनि से कह सकते हैं ध्वनि को ही देखो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन स्वनिम में दिया होता है। क्या दिया होता है, बहुत सारे एग्जामों में आपने देखा होगा वर्ड आता है स्वनिम, तो सबसे छोटे जो साउंड होता है उसी को कहते हैं स्वनिम कहते हैं। ठीक है कि नहीं है। तो आप ऑप्शन पहले चेक करिएगा, ये नहीं है कि जब भी आपने देखा हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई हो सीधा आपने क्या कर दिया, वर्ड पर आंसर लगा दिया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई लिपि, वर्ड, शब्द और वाक्य में क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा वर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ड या अक्षर। ठीक है, और वर्णों से मिलकर बनता है शब्द, और शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य। और लिपि क्या है, लिपि जो वर्ड हमारे हैं उनको लिखने का एक पैटर्न, एक तरीका, ये क्या होती है, लिपि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके ऑप्शन है इसमें आत्म साक्षात्कार, स्वर अनुभूति, अनिर्वचनीय या फिर रहस्य। देखिए जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, अनिर्वचनीय। यानी वचनीय यानी वाचनीय योग्य, आ लगा है, आ का यहाँ पे अर्थ जो है ना वो कैसा है, नेगेटिव है, नहीं के फॉर्म में है। तो यानी जो वाचने योग्य यानी जो कहने योग्य ना हो, अर्थात जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। देखिए हिंदी में खास बात ये होती है कि हिंदी के शब्द अपने आप को कहीं ना कहीं खुद से ही डिफाइन करते हैं, बस आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनिर्वचनीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, भ्रमर, अग्नि, मस्तक या मछली। अब देखिए तद्भव शब्द का अर्थ क्या होता है, तद्भव का डेफिनेशन होती है कि संस्कृत भाषा से लिए गए वे शब्द जो हम कह सकते हैं कि इनमें कुछ परिवर्तन करके हम हिंदी में क्या कर रहे हैं, उनका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा से लिए गए जो कहते हो जो वर्ड यूज करते हैं, है ना, शब्दों का यूज करते हैं, वो तो आपके तत्सम कहलाते हैं। लेकिन कह सकते हैं तद्भव का अर्थ क्या होता है कि वे शब्द जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है,
यानी संस्कृत भाषा से लेने के बाद कुछ परिवर्तन किया और उसके बाद उनका प्रयोग करते हैं तो क्या कहलाते हैं? तद्भव। तो देखिए भ्रमर शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? हिंदी भौरा। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, सीधे सीधा भी समझ सकते हैं कि तद्भव का अर्थ होता है हिंदी शब्द और तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत शब्द। तो भ्रमर शब्द क्या है? तत्सम है ना, और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? भौरा। क्या होता है? भौरा। अग्नि तत्सम शब्द है क्योंकि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ होता है आग। क्या होता है? आग। मस्तक यानी कि माथा। और मछली जो है ना अपने आप में कैसा है? तद्भव शब्द है क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है? मीन। क्या होता है इसका? मीन इसका तत्सम शब्द हो जाता है। अर्थात यहाँ पर हमारा मछली क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए मछली यहाँ पे क्या है? एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। अब देखिए जरा, सूर्य प्लस दय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय या फिर सूर्यो प्लस उदय। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सूर्य प्लस उदय, क्योंकि आ प्लस ऊ के मिलने से हमारा क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। और हमारा किस में आ जाता है? गुण संधि में आता है। ए ओ अर ये किस में बनते हैं? गुण संधि में। तो सूर्योदय शब्द का जो संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय अर्थात सूर्योदय, है ना। तो आ प्लस ऊ के मिलने से क्या बनेगा? यहाँ पे ओ बनेगा, जो कि आपका ये किस में लागू होता है? ऑप्शन नंबर 2 में। सूर्य प्लस उदय इज इक्वल टू सूर्योदय। और सूर्योदय हमारा किस में आएगा? गुण संधि में आएगा। ठीक है कि नहीं है? ए ओ अर हमारे गुण संधि में बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यथाशक्ति में समास है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि यथाशक्ति में समास है। आपको समझना पड़ेगा अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, यथा शब्द दिया गया है और यथा क्या है? एक तरह का अव्यय है। क्या है? यथा अव्यय शब्द है। यथा है ना, ये अव्यय शब्द है और अव्यय शब्द होने के साथ साथ ये क्या हो जाएगा? आपका अव्ययीभाव समास। देखिए अव्ययीभाव समास के जो रूल होते हैं वो ये होते हैं, या तो पहला शब्द आपका अव्यय हो, ठीक है कि नहीं है, या फिर आ लगा हो जिन शब्दों में और जिनका अर्थ भी पॉजिटिव हो। आ का अर्थ निगेटिव फॉर्म में नहीं हो, पॉजिटिव फॉर्म में हो, तो वे शब्द आपके क्या कहलाते हैं? अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए तुम्हारा इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का अव्ययीभाव समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सकारात्मक छवि बनाने में डैश की भूमिका बहुत बड़ी होती है, केवल बड़ों की। अब देखिए केवल शब्द लग गया ना, इसने इसको क्या कर दिया? गलत कर दिया। केवल ज़्यादातर आप देखेंगे जो नेगेटिव होता है कि नहीं है, उनमें तो केवल का अर्थ सही हो सकता है, अन्यथा आप देखेंगे 99.9% आप देखेंगे केवल जो है ना ऑप्शन को क्या कर देता है? गलत कर देता है। ठीक है कि नहीं है? क्योंकि केवल का जो अर्थ है ना वो संकुचित फॉर्म में आता है, बहुत ही छोटा। आगे दिया है केवल समाज की। अब देखिए जरा, आप समझिए जरा कि सिर्फ समाज की सहायता से ही सकारात्मक छवि बन सकती है, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। मनोविज्ञान की, ज्ञान की, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि समझिए जरा, बड़ों की, परिवार, समाज और साथियों, इन सब की कहीं ना कहीं क्या होती है? बहुत बड़ी भूमिका होती है सकारात्मक छवि बनाने में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह सकते हैं कि सकारात्मक छवि बनाने में बड़ों की, परिवार की, समाज की, साथियों की, इन सब की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ है चारों तरफ जल ही जल होना, कि चारों तरफ जल ही जल है, उसको कह दिया कि आगे कुआ और पीछे खाई। रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत होना, या फिर बीच में निकल भागना। तो देखिए इसका अर्थ हो जाता है दोनों ओर मुसीबत। जब मतलब कह सकते हैं कि हर तरीके से मुसीबत हो तो उसके लिए कहा जाता है कि आगे कुआं और पीछे खाई, न तो आगे ही जा सकते हैं और न पीछे ही, यानी दोनों तरफ से ही क्या है? परेशानी है, मुसीबत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे प्रारंभ से ही द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं, या फिर एक भाषिक होते हैं, या फिर एकल भाषिक होते हैं। तो देखिए बच्चे जो है ना, आपने देखा होगा बच्चों को, भाई बच्चे क्या करते हैं? भाषा को एक्वायर करते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में जैसे मान लीजिए कोई किराएदार रहता है और वो कोई अलग से बंगाली भाषा बोलता है, या फिर तमिलनाडु से है तो वो तमिल बोलता है, कुछ भी इस तरह की भाषा बोलता है ना।
तो मान लीजिए, तो हम कह सकते हैं कि अगर अलग अलग भाषाओं के लोग उससे परिचित होंगे तो वो एक्वायर कर लेगा, उनको भी कहीं ना कहीं सीख लेगा उनके शब्दों को। तो बच्चे जो होते हैं वो बहुभाषिक होते हैं, है ना। दूसरी बात ये है कि जब क्लास में बच्चे आते हैं तो अलग अलग जोन से अलग अलग उनके माता पिता, जैसे कई बार ऐसा होता है तो उनकी अपनी एक भाषा होती है ना। कोई गांव से आ रहा है, कोई शहर से आ रहा है, गांव में भी कोई अलग अलग जगहों से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी भाषा परिवर्तन मतलब भाषा उनकी चेंज हमें देखने को मिलती है, परिवर्तित भाषा है, ठीक है कि नहीं है। तो कह सकते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, उनकी एक अपनी भाषा होती है, ठीक है। तो प्रारंभ से ही बच्चे कैसे होते हैं, बहुभाषिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आजन्म शब्द का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आजन्म शब्द का क्या है, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास, ठीक है। अब देखिए आप समझिए जरा, यहाँ जैसे अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर दिया है आ प्लस जन्म, जिसको मिला के बना आजन्म, ठीक है कि नहीं है। जब एक देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अव्ययीभाव समास। समझिए जरा क्यों, आप समझिए इस चीज को। जब भी किसी शब्द से पहले आ दिया गया हो और आ का जो अर्थ है ना वो कैसा हो, वो सकारात्मक हो, कैसा हो, सकारात्मक, तो उस शब्द में अव्ययीभाव समास होगा, है ना। समझिए रहे इसको, ये अव्ययीभाव समास का एक रूल है कि जब भी कोई शब्द में आ आगे दिया गया हो, ठीक है कि नहीं है, और वो सकारात्मक फॉर्म में हो, तो कह सकते हैं उस शब्द में अव्ययीभाव समास होगा, ठीक है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा का कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है, जो संपूर्ण जाति को क्या कराए, बोध करवाए। व्यक्तिवाचक क्या है, पर्टिकुलर पर्सन, किसी व्यक्ति को जब इंडिकेट करते हैं हम तो हमारा व्यक्तिवाचक है। जैसे देखते हैं चलिए, जैसे दिया है इसमें स्त्री और चित्रा। अब स्त्री क्या है, संपूर्ण जाति का बोध करा रही है, कि जैसे बोलते हैं कि भाई स्त्री पूजनीय होती है ना, तो उसमें सारी की सारी स्त्री आ जाती हैं। आगे दिया है चित्रा, चित्रा ये क्या है, नाम है, तो एक पर्टिकुलर नाम है चित्रा, तो क्या है ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, तो ये तो सही है आपका। नेक्स्ट देखेंगे, पर्वत, हिमालय। अब पर्वत मतलब क्या है कि पर्वत ऊंचे होते हैं, तो पर्वत में ये तो है नहीं कि सिर्फ हिमालय पर्वत ऊंचा होता है, कि विंध्याचल पर्वत ऊंचा होता है। पर्वत मीन्स या तो इसमें सभी आ जाएंगे, ठीक है कि नहीं है। तो ये हमारा जातिवाचक में हो गया। अब व्यक्तिवाचक में क्या हो जाएगा, हिमालय, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। नगर, जयपुर, नगर का मतलब शहर। अब शहर तो जयपुर भी है, आगरा भी है, कानपुर भी है, बनारस भी है, ठीक है कि नहीं है, कोलकाता भी है, तो सारे के सारे आ जाएंगे। तो ये भी हमारा क्या है, सही है, कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कुत्ता और पिल्ला। अब देखो कुत्ता क्या है, यहाँ पर जातिवाचक है, लेकिन पिल्ला, पिल्ले भाई, पिल्ले में ऐसा तो नहीं पर्टिकुलर किसी पिल्ले का नाम जो है ना वो दिया गया हो, तो उसमें भी सारे के सारे आ जाएंगे, है ना। तो यही हमारा युग्म कैसा है, गलत है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, क्योंकि यही युग्म पूछा है, उसमें गलत युग्म कौन सा है, तो भाई कुत्ता और पिल्ला यही कैसा है, गलत युग्म है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानवता से जातिवाचक संज्ञा बनेगी, क्या बनेगी जातिवाचक। अब देखिए मानवता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, कैसी है, भाववाचक। जातिवाचक क्या है, जातिवाचक संज्ञा मानवी, मानव, मानवीकरण या फिर मनुष्य, है ना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ये आंसर जो है ना जातिवाचक शब्द में हमारा क्या आ जाएगा, मानव, है ना। देखिए जातिवाचक शब्द मानव और मनुष्य दोनों ही है, बोलते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो एक पूरी जाति को इंडिकेट कर रहा है, और मानव भी कहते हैं कि मानव एक सामाजिक, तो दोनों ही है। लेकिन मानवता शब्द जो है ना वो किससे बना है, मानव से बना है, ठीक है कि नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर हो जाएगा। समझिए इस बात को, है ना, दोनों ही कहीं ना कहीं जातिवाचक है, लेकिन यहां पर मानव इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है। अब यहाँ पे आपको कारक बताना है, अपादान कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है या फिर करण कारक है। अब समझ जरा, देखिए करण कारक क्या है, चिन्ह, आप समझिए जरा, कारकों को हम चिन्ह से पहचानते हैं, ठीक है। तो आपने देखा है कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अपादान करण से के द्वारा संप्रदान के को लिए, अपादान से अलग होने में, संबंध काके की रारे नी नारे नी, अधिकरण में पेपर, है ना। तो ये हमारे क्या है, कारक चिन्ह है। तो जब बात करेंगे कि भाई पेड़ से बंदर कूदा, तो उसमें चिन्ह आ रहा है हमारा से, कौन सा आ रहा है हमारा चिन्ह, हमारा से आ रहा है। अब से चिन्ह जो है ना क्या होता है,
या तो करड़ से के द्वारा। अब करड़ से के द्वारा क्या पेड़ के द्वारा कूद रहा है बंदर? तो ये तो नहीं है। पेड़ से बंदर कूदा यानी अलगाव का भाव, यहाँ पे अलग हो रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? अपादान से अलग होने में, जो हमारा रूल है कि अपादान से अलग होने में, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो चिन्ह हमारा से आ रहा है, तो से चिन्ह एक तो अपादान में आता है, दूसरी बात करण में भी आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? अलगाव का भाव है। तो जब भी कोई चीज अलग हो रही हो और वहां पे चिन्ह से दिया हो तो वहां पर अपादान कारक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संकर शब्द किसे कहते हैं? अब देखिए संकर शब्द की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई दो कह सकते हैं कि दो अलग अलग भाषाओं का, जैसे नहीं होता कि हिंदी भाषा का शब्द और प्लस आपका अंग्रेजी भाषा, है ना, तो कह सकते हैं कि हिंदी भाषा और प्लस आपका इंग्लिश, तो दोनों को मिलाकर जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। चलिए इसमें देखते हैं ऑप्शन में, ग्रामीण भाषा का शब्द को संकर शब्द कहते हैं, गलत है। संस्कृत भाषा का शब्द कहलाता है, ये भी गलत है। ग्रामीण एवं संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, ये भी गलत है। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द, यही हमारा राइट आंसर है। संकर शब्द की डेफिनेशन ही होती है कि दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जिन शब्दों को बनाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4।